नमस्कार विद्यार्थियों। आज का वीडियो का विषय है महाजनपद युग। ये विषय आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पहले पेपर भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महाजनपद युग भारतीय इतिहास का वो गौरवशाली युग था जिसने इतिहास की धारा को काफ़ी परिवर्तित किया और ना सिर्फ इतिहास को समझने के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति को और समाज को जानने के लिए, बल्कि राजनीतिक विचारधारा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस तरह से महाजनपदों से बड़े राज्यों का उदय हुआ और भारतीय इतिहास की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ, उसके लिए महाजनपद युग का अपना ही महत्व है। अब हम बात करेंगे कि महाजनपद क्या थे। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था और बौद्ध ग्रंथ जो थे अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इन 16 महाजनपदों की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में भी प्राप्त होती है, जिसमें 3 महाजनपदों वत्स, मगध और अवंती का उल्लेख मिलता है। अब ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें 14 राजतंत्र थे, यानी जिन पे राजाओं का शासन था, और 2 वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। और बुद्ध के काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल थे। तो ये थे महाजनपद जो संख्या में 16 थे और प्राचीन भारत के इतिहास में, यानी आर्यों के उत्तर वैदिक काल के बाद जिस तरह से मगध का प्रादुर्भाव हुआ, बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का जो काल था ये महाजनपदों का काल कहलाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में भारत में कौन कौन से महान राज्य थे? कंबोज, तक्षशिला, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, व्रज्जी, अंग, मगध, जौनपुर, चेती, वत्स, अवंती, अश्मक और मत्स्य। अश्मक जो था ये सदन सीमा जो थी, ये दक्षिणी सीमा निर्धारित करता था इन महाजनपदों की, यानी इसके बाद नीचे दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं थे। और कंबोज जो था वो उत्तरी सीमा इसकी निर्धारित करता था। तो इस प्रकार से ये महाजनपद थे जो आप मैप में देख सकते हैं। अब अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, उसमें 2 प्रकार के राज्य थे, यानी पावर या शक्ति किसमें निहित थी, इस आधार पर महाजनपदों को 2 भागों में बांटा गया था। राजतंत्र, राजतंत्र आप सभी समझते हैं राजतंत्र किसे कहते हैं। राजतंत्र में राजा जो होता है वो ही राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सारी शक्तियां उसी में निहित होती हैं और जनरली राजा का पद जो होता है वो वंशानुगत होता है। इस प्रकार के राज्यों में अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज राज्य थे। और जो गणतंत्र थे वो ऐसे राज्य थे जिनका शासन राजा द्वारा ना चलाकर गण यानी सदस्यों की एक समिति, जो गणमान्य सदस्यों की एक समिति के द्वारा अथवा किसी संघ के द्वारा संचालित होता था। इस तरह के शासक जो थे, राज्य जो थे वो वज्जी और मल्ल थे। विद्यार्थियों, ये जो सब नाम आप देख रहे हैं, अगर आप इतिहास को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इन राज्यों के बारे में और इन महाजनपदों की जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी राज्यों के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें इनका वर्णन आएगा। और अभी आपको ये देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि ये हमें 16 महाजनपद पता कैसे चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो को आप आगे देखेंगे और इन राज्यों के बारे में, इनकी प्राचीन चीज़ों से आप अपने एसोसिएशन बिठाते चलेंगे, यानी एक
कोई साम्य बिठा लेंगे, कोई एक आप एक कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेंगे, तो आपके लिए ये जानना आसान रहेगा। और फिर आपको याद रह जाएगा कि अच्छा मगध, अंग, तो वो आपको पता चलता जाएगा। और इस वीडियो में यही कोशिश की गई है कि आपको किस तरह से इन राज्यों के बारे में ऐसी जानकारी दें कि आप इन राज्यों को अच्छी तरह से जान और समझ सकें। अब महाजनपद शब्द जो है वो संस्कृत के शब्द महा यानी महान यानी बड़ा और जनपद यानी राज्य, जनजाति या किसी भी रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जनपद जो थे इसका मतलब था बड़े जनपद या महान जनपद। और ये वर्तमान काल के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और हिंद कुश पर्वत जो है वहां से लेकर गोदावरी नदी के विस्तार तक विस्तृत थे। कहाँ तक विस्तृत थे मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट तक, गोदावरी नदी के तट पर यह अश्मक स्थित है। हिंदकुश पर्वत से लेकर, यहाँ हिंदकुश से लेकर बिहार में ये अंग है, वृज्जी है, ये सब बिहार में स्थित राज्य थे। भारतीय इतिहास में आर्थिक और राजनीतिक विकास की दृष्टि से ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, ये एक महत्वपूर्ण काल था। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था और भारत में शहरी सभ्यता के उदय के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का भी आविर्भाव हो रहा था। यानी शहरों की सभ्यता, शहरों नगरीकरण की तरफ हम जा रहे थे। बड़े बड़े नगरों का युग था, व्यापार वाणिज्य का युग था, धार्मिक क्रांति का युग था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक तरह से भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस रिवाइवल यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। इस समय लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बंजारा जातियां थीं, जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, जो आदि मानव की जातियां, जो कबीलाई संस्कृति थी, अब वो एक जगह स्थापित होने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे, व्यापार करने लगे थे और अब वो कृषि आधारित समाज में ढालने का प्रयास कर रहे थे। जो कृषि आधारित समाज होता है वो स्टेबल समाज होता है, क्योंकि कृषि में भूमि पे अधिकार क्रिएट होते हैं, हर साल फसल होती है, उससे आर्थिक जीवन होता है, आर्थिक जीवन से उन्नति आती है, समाज और संस्कृति का विकास होता है, नए नए नियम और कानून बनते हैं और उन कानूनों, नियमों और आर्थिक प्रगति से कई तरह के विवाद पैदा होते हैं, जिसके लिए राजनीतिक सत्ता की जरूरत पड़ती है और राजनीतिक पावर या शक्ति का केंद्र कोई ना कोई राज्य, कोई ना कोई तंत्र जो है वो बनता है। तो इस तरह से व्यापारिक तंत्र और राजतंत्र और साथ में धार्मिक भी विकास का युग था। जो हमारा, इसके लिए यदि आपको देखना है तो आप मेरा बौद्ध धर्म का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से धार्मिक काल में भी परिवर्तन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस समय जो राज्यों का उदय हुआ उन्हें व्यक्तिगत रूप से जनपद और सामूहिक रूप से महाजनपद कहा गया। अब हम 16 महाजनपदों में से पहले महाजनपद की बात करते हैं, वो है काशी महाजनपद। काशी आप सब परिचित हैं। काशी, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने काशी का नाम नहीं सुना हो। काशी को वाराणसी कहा जाता है, इसको आजकल बनारस भी कहते हैं। तो काशी, वाराणसी और बनारस एक ही जगह के नाम हैं और इसकी राजधानी जो थी, काशी की जो राजधानी थी वही वाराणसी या बनारस थी। काशी मेन राज्य था और बनारस या वाराणसी उसकी राजधानी थी। बनारस नाम जो है वो बाद में मुगलों और अंग्रेजों के समय में इस नगर को दिया गया है। ये, इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा? वरुणा और असी नदियों के बीच स्थित था और यहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त का राज्य था और ये एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। यदि हम भारत के मैप में इसकी स्थिति की बात करें तो काशी जनपद भारत के मध्य में स्थित, थोड़ा सा पूर्व की ओर स्थित एक महान जनपद था। बनारस जो थी इसकी राजधानी थी, जिसे वाराणसी कहा जाता था और इसका अधिकार शुरू में कौशल और अंग राज्यों पर भी था, जो इसके पड़ोसी थे, कौशल
और अंग राज्य भी इसके अधीन थे। लेकिन बाद में कौशल की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई और कौशल की शक्ति के कारण इसने आत्मसमर्पण कर दिया। काशी नगर जो था वो ना सिर्फ अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने सूती कपड़ों और घोड़े के बाजारों के लिए भी विख्यात था। और बनारस के रूप में पहचाने गए राजघाट स्थान की जो खुदाई है, उसमें शहरीकरण के कई प्रभावपूर्ण प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। फिर भी इसे काशी क्यों कहा जाता था? क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में काशाय कहा जाता था, उससे काशी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से काशी महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में से एक था। तो नंबर 1 अब आप याद रखिएगा, काशी महाजनपद, जिसके बारे में आप सब कहीं ना कहीं परिचित हैं। दूसरा है कौशल। अब यदि हम कौशल की बात करें तो आप कौशल को कैसे याद रखेंगे? जो रामायण में वर्णित राम की माता कौशल्या हैं, उनसे आप कौशल याद रख सकते हैं। वो इसी राज्य की से संबंधित थी। कौशल्या जो नाम है वो कौशल से पड़ा था। तो इससे आपको हमेशा ये जो जनपद है ये और इसकी स्थिति याद रहेगी। और जहाँ काशी था उसके थोड़ा ऊपर कौशल जनपद स्थित है। ये थोड़ा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। इसकी सीमाएं जो है कहीं ना कहीं आज वर्तमान नेपाल से लगती हैं। ये अवध का क्षेत्र है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती जो थी वो अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। और यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था प्रसेनजीत, जो इक्ष्वाकु कुल का था। और प्रसेनजीत जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने का जो संबंध है आप अभी आगे इतिहास में भी पढ़ेंगे। जब हम मगध के उदय को देखेंगे तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशल देवी का विवाह बिंबिसार से कराया था और काशी राज्य जो था वो दहेज में दे दिया था। काशी की आय जो थी वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इन्होंने दान में दी थी। और कहा जाता है कि मुद्रा प्रणाली की शुरुआत का उदाहरण हमें कौशल से प्राप्त होता है। भू राजस्व का आकलन मुद्राओं में होने लगा था। और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह जो था वो अजात शत्रु, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे, उनसे हुआ था। कौशल महाजनपद के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान भी हुए हैं, जिन इसके प्रधानमंत्री ने विरोध कर इनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया था। और प्रसेनजीत शरण लेने अपने दामाद अजात शत्रु के साथ राजगृह पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही इनकी मृत्यु राजमहल के बाद ही हो गई। कौशल की बाद में 2 राजधानियां हो गई थी, श्रावस्ती और कुशावती। तो कौशल को आप कौशल्या से याद रख सकते हैं, प्रसेनजीत से याद रख सकते हैं, जो अभी आप इतिहास में भी पढ़ेंगे प्रसेनजीत के बारे में। और जो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे कालिदास के नाटकों में कौशल राज्य का वर्णन भी प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। अब आप बोलेंगे अंग महाजनपद को हम कैसे याद रखें? आप जब भी महाभारत देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो कर्ण जो थे वो अंगराज कर्ण कहलाते थे और वो अंग के शासक थे। ये वर्तमान के बिहार के भागलपुर इलाके को अंग कहा जाता है, जो मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम था चंपा। और चंपा जो था वो भारत के 6 महानगरों में इसकी गणना की जाती थी। और भारत के पूर्वी भाग का ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और वाणिज्यिक नगर था। यहाँ के से व्यापारी जो थे गंगा पार करके आते थे। और ये जो चाइना रूट है, चाइना से जो हमारा व्यापार होता था, चीन सिल्क रूट जिसको कहा जाता है, उसका भी एक महत्वपूर्ण नगर चंपा था या अंग राज्य था। और बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में अंग को मगध ने हड़प लिया था। यहाँ का जो शासक दधिवान था वो महावीर स्वामी का भक्त था, यानी जैन धर्म के प्रमाण भी हमें यहाँ मिलते हैं। और बाद में अंग जो था वो जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाने लगा। और अंग राजकर्ण से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं और आपको आराम से ये चीज रिलेट की जा सकती है कि अंग जो था वो कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं भारत के पूर्वी भाग में स्थित है।
अब आते हैं हम चेदी। चेदी महाजनपद भारत के मध्य में स्थित है, जो अभी आधुनिक बुंदेलखंड है। मध्य भारत में बुंदेलखंड में अवस्थित है। यहाँ की राजधानी शुक्तिमती, शक्तिमती या कई जगह उसको सोथीवती भी कहा गया है। और यहाँ के शासक कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल थे। जो लोग संस्कृत साहित्य से परिचित हैं, उन्होंने शिशुपाल वध के बारे में, माघ के शिशुपाल वध के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो पूरी कथानक है, ये इस चेदी महाजनपद पे ही लिखा गया है। और जो चेदी महाजनपद है वो महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। महाभारत काल के में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। अब हम आते हैं वत्स। वत्स जो है उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अब आप देख सकते हैं वत्स कहाँ पे स्थित है। ये जो जगह है, रेड कलर का जो बॉक्स है, ये वत्स है। और आप देख सकते हैं पांचाल, अवंती, मगध के बीच में मध्य भारत में स्थित वत्स है। और यहाँ का शासक उदयन था। संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों ने स्वप्न वासव दत्तम और अन्य कालिदास के नाटक में वत्स महाजनपद का और उदयन का नाम जरूर सुना होगा। या यदि आपके अभी आपके कोर्स में नहीं आया है तो आगे ये नाटक आप जरूर पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण राज्य था, कई जगह इसका वर्णन प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध के समय जिनका समकालीन शासक था वो उदयन था, जिसको अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था और उसने अपनी पुत्री वासव दत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया था। और माना जी स्वप्न वासव दत्तम का कथानक है और उदयन और वासव दत्ता के बीच में प्रेम संबंध हो गए। और भास का जो नाटक है स्वप्न वासव दत्ता इसी आधार पर लिखा गया है। कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। ये जैनियों के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली भी रहा है। यहीं की प्रभासगिरी पर्वत पर इन छठे तीर्थंकर ने तप किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उदयन और प्रद्योत और वासव दत्ता का कथानक भास के स्वप्न वासव दत्तम में मिलता है और आप वत्स राज्य को उससे रिलेट कर सकते हैं। अब आता है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद के बारे में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप सब इससे परिचित हैं। पूरी महाभारत का कथानक कुरु महाजनपद के आसपास होता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, और ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्र में विस्तृत राज्य था, जिसको हम कुरु कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था। यहाँ के लोग बल और बुद्धि के लिए विख्यात थे। और हस्तिनापुर जो नगर था वो भी कुरु में पड़ता था। महाभारत काल में हस्तिनापुर जो था वो कुरुओं की राजधानी था, जो बाद में इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित हो गया। और इंद्रप्रस्थ जो था यहाँ का के बाद में राजधानी बन गया। यहाँ का शासक उदयन था। यहाँ पहले राजतंत्र था और आगे ये जो था गणतंत्र में परिवर्तित हो गया बाद में जाके। अर्थशास्त्र और पुराणों में इस राज्य के वर्णन के साथ राज्य शब्दोपजीवी अर्थात राजा की पदवी रखने वाला कहा गया है। ये इतना प्रमुख राज्य था कि यहाँ के जो शासक थे उनको सदैव से ही महाराज या राजा, मतलब ये एक प्रमुख सम्राट की उपाधि इनके शासकों को मिलती थी, क्योंकि ये मध्य भारत में स्थित है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसका जो क्षेत्र है दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, ये भारत के सेंट्रल पावर में से एक था। यदि हम बाद में भी भारत की सत्ता को देखें तो चौहान डायनेस्टी से लेके मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेके मुगल और अंग्रेजों तक दिल्ली जो था वो सत्ता का केंद्र, आज भी दिल्ली सत्ता का केंद्र है। तो कुरु जनपद जो है वो वर्तमान दिल्ली को, हरियाणा को और इन जगहों को का पुराना राज्य था। तो कुरु जनपद जो है इसलिए इतिहास में महत्वपूर्ण है और महाभारत के लिए तो है ही। अब आते हैं पांचाल। पांचाल से क्या याद आता है? पांचाली, जो कि द्रौपदी का नाम था। क्यों द्रौपदी को पांचाली कहते थे? क्योंकि वो इस पांचाल जो जगह है यहाँ की निवासी थी, यहाँ के राज्य को बिलोंग करती थी। यहाँ की दो राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। ये वर्तमान के रुहेलखंड यानी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत है। जो आज के वर्तमान बरेली है, बदायूं है और फर्रुखाबाद है,
उन क्षेत्रों में पांचाल जनपद विस्तृत था। यहाँ की राजधानी मैं आपको बताई चुकी हूँ, अहिछत्र भी थी और काम्पिल्य, दो राजधानियां थी। और जो उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। और कान्यकुब्ज जो बहुत प्रमुख नगर है, आपने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में कई जगह पढ़ा होगा। तो कान्यकुब्ज जिसको बाद में कन्नौज कहा है, और जो हमारा फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें आप कन्नौज के बारे में बार बार पढ़ेंगे। और जब आप त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इतिहास में कन्नौज या कान्यकुब्ज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। द्रौपदी या पांचाली इसी राज्य से संबंधित थी। और महाभारत काल में यहाँ के राजा जो थे वो द्रुपद थे। इन्हीं द्रुपद के कारण द्रौपदी का नाम द्रौपदी रहा और पांचाल से संबंधित होने के कारण वो पांचाली कहलाई। अब आते हैं हम मत्स्य और शूरसेन राज्यों में। मत्स्य विराट नगर इसकी राजधानी थी। ये वर्तमान जो राजस्थान का अलवर जिला है उसमें जयपुर के पास अलवर, विराट नगर, इन एरियाज का जो शासन था वो मत्स्य कहलाता था। और इसके संस्थापक जो थे विराट थे, जो महाभारत काल के थे। और पांडवों ने, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि पांडवों ने अपने वनवास का, 13 वर्ष के वनवास का जो अज्ञातवास का 1 वर्ष था वो इन्हीं मत्स्य शासक विराट के यहाँ गुजारा था। परंतु मत्स्य की प्रॉब्लम ये थी कि मत्स्य के जो शासक थे या जो लोग थे वो पशुपालन को अपना मेन ऑक्यूपेशन या व्यवसाय मानते थे। और इसके कारण जब कृषि संबंधी परिवर्तन हुए और कृषि आधारित संस्कृतियों का विकास हुआ तो मत्स्य इस पूरी विकास की दौड़ में थोड़ा पिछड़ गया और इसको बाद में मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक का बहुत विख्यात अभिलेख, फिर बैराठ अभिलेख जो था वो जयपुर के पास विराट नगर में प्राप्त हुआ है, जो कि मत्स्य राज्य में स्थित था। तो आप इसे आराम से लर्न कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब आता है शूरसेन। शूरसेन जो था वो मथुरा जो था, जो महाभारत और कृष्ण के काल में आपने मथुरा का नाम सबने सुना होगा। ये महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन है। और मथुरा के शासक वंश को यदु या यादव वंश कहा जाता था। और इसमें अंधक, वृष्णि, महाभोज जैसे छोटे छोटे वंश थे। मेन जो वंश था वो यादव वंश था। इसकी राज्य व्यवस्था भी संघ व्यवस्था थी। महाभारत काल का प्रमुख राज्य था श्री कृष्ण का ननिहाल था। बौद्ध काल में यहाँ के शासक था जो अवंती पुत्र था। और अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत की पुत्री का ये पुत्र था। और महात्मा बुद्ध का ये शिष्य था। और यही मथुरा में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य आरंभ हुआ। आगे जब हम फर्स्ट ईयर में और चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मथुरा जो था वो कला का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया। यहाँ पर आर्ट का एक कला की एक प्रकार मथुरा कला जो थी यहाँ विकसित हुई। गांधार कला और मथुरा कला स्थापत्य की, मूर्ति कला की दो शैलियां थी। उसमें से जो मथुरा कला थी वो यहाँ मथुरा में ही विकसित हुई, इसलिए भी उसका महत्व रहा। अब आते हैं अवंती और अश्मक। हम दो महाजनपदों की बात करेंगे। अश्मक, जैसा मैंने आपको बताया था, अश्मक जो था ये बिल्कुल दक्षिण भारत की तरफ गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है, जिसको हम विंध्याचल के पार के एरिया को हम दक्षिण भारत कहते हैं। तो ये दक्षिण में स्थित है और गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। और इसकी राजधानी के को पैठान, प्रतिष्ठान, कई जगह पोतन या पोर्टिल नाम भी इसका मिलता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और एक और महाजनपद की बात करें वो था अवंती। जो उज्जैन जो है, महिष्मती यहाँ की दो राजधानियां थी। ये महिष्मती का वर्णन आपने अभी जो बाहुबली मूवी आ रही है उसमें भी सुना होगा। तो महिष्मती उसे उधर से ही लिया गया है। अवंती की दो राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। दोनों ही प्राचीन भारत के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण नगर थे। यहाँ का शासक था चंड प्रद्योत महासेन। और ये राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम था महिष्मती। ठीक है।
तो अब हम देख सकते हैं कि अवंती जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के आसपास अवस्थित था। महिष्मती भी यहाँ की राजधानी थी और वेत्रवती नदी इनके बीच में बहती थी। ये नगर जो है अपने लोहे की खदानों के रूप के कारण भी महत्वपूर्ण था और कालिदास के नाटकों में अवंती राज्य का उल्लेख विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण नगर उस काल का था। अब हम आते हैं सबसे उत्तरी राज्यों की ओर, जिनका नाम था गांधार और कंबोज। गांधार, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्तमान का अफगानिस्तान का जो इलाका है, इसमें कश्मीर का भी कुछ भाग आता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, ये तीनों से मिलकर पुराने गांधार की रचना होती थी। यहाँ की राजधानी का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला से आप सभी परिचित हैं। शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र प्राचीन भारत में तक्षशिला था। काबुल की जो घाटी है, इसमें ये नगर स्थित था। पुष्कलावती यहाँ का इम्पोर्टेंट नगर था और महाभारत काल में गांधारी जो थी वो इसी गांधार राज्य से संबंधित थी। अब तक स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप किस तरह से इन्हें याद करें। पांचाल को पांचाली या द्रौपदी से याद कर सकते हैं। कौशल को कौशल्या जी से याद कर सकते हैं। गांधारी से हम गांधार को याद कर सकते हैं, क्योंकि उस काल में स्त्रियों का नाम उनके पैतृक जो पिता के जो राज्य होते थे उनके आधार पर रखा जाता था। तो गांधार काबुल, रावलपिंडी और उत्तर पश्चिम कश्मीर का क्षेत्र था और इसमें इसका महत्व शुरू में बहुत था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बौद्ध ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा के उत्तरकालीन चरणों में इसके महत्व में कमी आ गई थी। तक्षशिला भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, जहां देश और विदेश के अनेकों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ के गुरुकुल के प्रमुख शिक्षक थे और शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि ये भी व्यापारिक मार्ग जो भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ता है उसके ऊपर ये स्थित था। और जो दूसरा जिस महाजनपद की हम बात करेंगे वो था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। और कंबोज जो था वो आप देख सकते हैं गांधार के थोड़ा सा ऊपर उसकी सीमा से लगा हुआ है। और कंबोज जो था अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अफगानी घोड़े या जो काबुली घोड़े जो हैं वो बहुत प्रमुख होते हैं। और ये पड़ोसी राज्य था गांधार का और वर्तमान जो पूंछ सेक्टर है कश्मीर का वहाँ स्थित है। और 7वीं शताब्दी शताब्दी से पूर्व कंबोज को ब्राह्मणीय ग्रंथों में असभ्य लोगों की संज्ञा दी गई है। यानी ये यहाँ पे जिस तरह से पूर्वी भारत में जैसे हम अंग की, मगध की, काशी की बात करते हैं, यहाँ बहुत विद्वान रहते थे, बहुत तरह तरह के धर्म संस्कृति के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे। उनकी तुलना में कंबोज जो था वो कबीलाई संस्कृति का केंद्र रहा और इसके कारण उसको असभ्य लोगों का शहर भी कई बार कहा गया था, जहाँ पे नोमैड्स या लड़ाकू योद्धा रहते थे। तो ये हम कंबोज की बात करते हैं। अब ये तो थे 14th राजतंत्रों की हमने बात की। काशी, कौशल, मत्स्य, अवंती, शूरसेन, चेदी, अश्मक, इन सब राजतंत्रों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं दो प्रमुख गणतंत्रों की। इनमें एक है वैशाली। वैशाली के बारे में भी आपने कई बार पढ़ा होगा, जो वज्जी संघ की राजधानी था। 8 जनों का जन यानी लोग नहीं, जन यानी प्रांत का संगठन था। इसमें से सबसे प्रमुख जो संघ था वो लिच्छवी था और लिच्छवी जो थे महात्मा बुद्ध का इसी वंश को से संबंधित थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे और लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। वज्जी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पशुचारक समूह, यानी पशुपालक लोगों का समूह। वज्जी में कई तरह के समूह थे। कुंडग्राम के ज्ञात्रक, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कौलिये, उग्र, भोग, मुरव्य, इक्ष्वाकु, ये सभी जो थे वो लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के वैशाली में उपस्थित होने के समय आक्रमण किया था
और अजातशत्रु के मंत्री सुनीद और वत्सकार की सहायता से अंत में ये वज्जी साम्राज्य में फूट पड़ गई थी और ये मगध में शामिल कर लिया गया था। यानी जब अजातशत्रु तेजी से अपने अधीन मगध का विस्तार कर रहा था, तो उसने आसपास के राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया। किसी को बाहुबल से, किसी को धन बल से, किसी को शक्ति से डराकर और किसी को फूट डालकर। तो जो वज्जी संघ था उसको मंत्री वत्सकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फूट डालकर राज्य किया था। अब आता है मल्ल। कुशीनगर के मल्ल कहलाते हैं। पावा यहाँ की, कुशीनगर और पावा यहाँ की राजधानी थी। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता था। दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिण भारत की राजधानी पावा थी। ये जो पावा थी, यहाँ पे ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था और वज्जी की तरह मल्ल भी अजातशत्रु और मगध की साम्राज्यवादी नीति के उसके विस्तार की आंधी में नष्ट हो गए थे। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ यहीं तक। हम महाजनपदों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन किस तरह का था, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।